हेलो एवरीवन, बच्चों हम चैप्टर 12 देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का, दैट इज पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। और आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू सी व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक डेट, व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड व्हाट डू यू मीन बाय बजट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में है पेज नंबर 76 पे पब्लिक डेट। एज द नेम सजेस्ट, डेट का क्या मतलब होता है? जो भी गवर्नमेंट बोरोइंग करती है या लोन लेती है उसे हम कहते हैं पब्लिक डेट। अब गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ती है लोन लेने की? बच्चों एज वी नो, आज इज अ वेरी वेरी बिग कंट्री, तो इतनी बड़ी कंट्री को चलाने के लिए बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता है जो हमने पब्लिक एक्सपेंडिचर वाले लेक्चर में देखा। लेकिन एज कंपेयर टू द एक्सपेंडिचर, जो सोर्सेस ऑफ इनकम है, जो हमारा पब्लिक रेवेन्यू है, हमने लास्ट लेक्चर में वो भी देखा है, वो कम है। सो दैट इज व्हाई हाउ डू यू ब्रिज दिस गैप? हमें खर्चे तो बहुत करने हैं लेकिन पैसा ही इतना नहीं है, तो क्या करेंगे? खर्चे करना तो बंद नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, क्योंकि हमें हमारी कंट्री को डेवलप करना है, तो खर्चे करना जरूरी है फॉर द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, एंड दैट इज व्हाई दिस डेट कम्स इनटू पिक्चर। तो गवर्नमेंट क्या करती है? लोन्स एंड बोरिंग्स लेती है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सोर्सेज से, so that it can fund the various expenses. So let us read. Like a private individual, government also needs to raise loans. In fact, raising debt is the most common activity for any government because government expenditure generally exceeds government revenue. All right. So public debt policy of the government plays an important role in public finance. There are mainly two types of public debt. कौन से होते हैं? देखो, internal and एक्सटर्नल। एज द नेम सजेस्ट, इंटरनल मतलब जो कंट्री के अंदर से आप डेट ले रहे हो, बोरिंग्स कर रहे हो, उसे आप बोलोगे इंटरनल डेट। लेट अस रीड। व्हेन अ गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम इट्स सिटीजंस, बैंक्स, सेंट्रल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस हाउसेस विद इन द कंट्री, इट इज नोन एज इंटरनल डेट। मतलब जो भी बॉन्ड्स है, डिपॉजिट्स है, या फिर कोई भी लोन जब गवर्नमेंट लेती है आरबीआई से, तो दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द इंटरनल डेट। तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल डेट क्या होगा? जो भी फॉरेन कंट्रीज से बोरो करते हैं, फॉरेन बैंक से बोरो करते हैं, दैट विल बी external debt. When a government borrows from foreign governments, foreign banks or institutions, IMF, World Bank, etc., it is known as external debt. Okay, so public debt is very very important from the point of view of the country because ये बहुत जरूरी है ताकि it bridges the gap between the expenditure and the income. Okay, next क्या है देखो, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट। आखिर क्या डिफरेंस है? लेट अस रीड। इंटरनल डेट इज रेज्ड विद इन द इकोनॉमी एंड एक्सटर्नल डेट इज रेज्ड आउटसाइड द इकोनॉमी, राइट? इंटरनल डेट इज वॉलंटरी और कंपल्सरी इन नेचर, मतलब कभी कभी गवर्नमेंट कंपल्सरी ही बोलेगी दैट मुझे ये लोन चाहिए, लेकिन क्या वो किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन को कंपल्सरी कर सकती है? नहीं, दैट इज voluntary in nature. लेकिन internal debt can be compulsory at times. Alright. External debt is always voluntary. Internal debt, use of domestic currency. मतलब जो भी debt है internal है ना, तो आप जो country की currency है उसी में आप लेन देन करोगे। लेकिन obviously जब आप किसी और country से ले रहे हो लोन, तो जो currency है वो change हो जाती है। So use of foreign currency is done when it comes to external debt. And lastly, internal debt is less complex for management, whereas external debt is more complex for management. Obviously, because internal debt में आपको बहुत ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना पड़ता है, आपकी गवर्नमेंट है, आपके इंटरनल मैटर है, तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। लेकिन जब भी एक्सटर्नल लोन है तो उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसका रेट ऑफ एक्सचेंज होगा, सो बहुत सारी बातें पिक्चर में आ जाती है, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज फिस्कल पॉलिसी। हमने तीन चीजें ऑलरेडी देख ली पब्लिक फाइनेंस की, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक debt. The fourth one is fiscal policy. Let us read. Fiscal policy is the means by which government adjusts its spending levels and tax rates to monitor and influence a nation's economy. Fiscal policy क्या होती है? जो टैक्स रेट्स होते हैं वो चेंज होते हैं, जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं आरबीआई चेंज करता रहता है, ये सब किया जाता है ताकि एक्सपेंडिचर, इनकम और डेट, इन तीनों में प्रॉपर बैलेंस मेंटेन कर सके। ऑलराइट, सो इट डील्स विद द पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक debt. In short, it is the financial policy
implemented by the government. All right, now let us move to the last point, that is financial एडमिनिस्ट्रेशन. अब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या है, जो भी फिस्कल पॉलिसी है उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, ये देखा जाता है. लेट अस रीड. अ स्मूथ एंड एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड डेट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट is referred to as financial administration. This includes preparation and implementation of government budgets along with overall growth of the country. मतलब जो एक्सपेंडिचर, इनकम और डेट है, इनका हमें प्रॉपर बैलेंस करना है, तो ऑब्वियसली वी विल नीड प्रॉपर प्लानिंग. और ये प्लानिंग कहाँ से आती है? ये प्लानिंग आती है प्रॉपर बजट से. तो बजट फॉर्म्स अ वेरी बिग पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज बजट विल ले डाउन दैट ओके कितना खर्चा फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है, हमारे पास कितना इनकम आ सकता है, एंड अकॉर्डिंगली डिफरेंट पॉलिसीज आर लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट कि अलग अलग सेक्टर्स को कितना पैसा दे सके, कितना फंड अवेलेबल होगा. तो ये होता है हमारे बजट में. सो नाउ लेट अस सी व्हाट डू यू मीन बाय बजट. गवर्नमेंट बजट. बच्चों, एज डू वी नो, हमारे कंट्री में फरवरी के मंथ में द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स बजट. तो नाउ लेट अस रीड कि एग्जैक्टली क्या है ये. बजट इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन through which all financial affairs of the state are regulated. Budget is a financial statement showing expected receipts and proposed expenditure of the government in the coming financial year. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे बजट फ्यूचर ओरिएंटेड होता है बच्चों. बजट मतलब क्या कि फ्यूचर में, आने वाले साल में कितना इनकम एक्सपेक्टेड है हमें और हमारी कंट्री कितना एक्सपेंस इनकर करने वाली है, इसका एक लेखा जोखा जो होता है उसे हम कहते हैं बजट. ओके, तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है बच्चों, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April अप टू 31st March. इट इज डिफरेंट देन द कैलेंडर ईयर. ओके, Article 112 of the Constitution of India has a provision for annual financial statement. In every budget, a set of 7 budget documents describe the details of government finance in India. The word budget is derived from the French word budget, which means a bag or wallet containing financial proposals. ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पे पूछा जा सकता है बच्चों, that budget word कहाँ से आया है. Alright, these financial proposals are in the form of government expenditure and revenue. तो फरवरी के मंथ में बच्चों हर साल एक बजट आता है हमारे कंट्री के लिए. So I would recommend all of you to go through the budget. जो बजट आता है, you can hear it also on the television, या फिर आप न्यूज़पेपर में भी डिटेल में पढ़ सकते हो that exactly ये जो बजट है ये कितना ज्यादा डिटेल होता है, कितने सारे जो सेक्टर्स है उनमें क्या क्या खर्चा होने वाला है, क्या रेवेन्यू होगा, सब कुछ बहुत डिटेल में इसमें दिया जाता है. द बजट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ अ नेशन. ऑलराइट, अब जो बजट होते हैं बच्चों वो किस प्रकार के होते हैं, लेट अस सी. प्राइमरीली 2 टाइप्स, रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट. लेट अस सी. रेवेन्यू बजट, it consists of revenue receipts and revenue expenditure of the government. अब revenue receipts क्या है? Revenue receipts are divided into tax and non-tax revenue. Revenue expenditure comprises of interest paid on government borrowings, subsidies, grants, etc. Revenue expenditure, revenue receipt क्या है? As the name suggests, ये बार बार इनकर होते हैं, रेगुलरली मिलता जाएगा, इसलिए वो हो जाएगा रेवेन्यू इनकम. लाइक हमारे जो टैक्सेस है या फिर कोई फाइन्स है, पेनल्टीज है, ये सब हो जाएगा रेवेन्यू इनकम. और एक्सपेंडिचर क्या होगा? जो भी हमने लोन लेके रखा है उस पे जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये सारा हो जाएगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो जो रेवेन्यू बजट है वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स को दिखाता है. तो कैपिटल बजट क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स दिखाता है. लेट अस सी. कैपिटल बजट. द कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स. Capital receipts are government loans raised from the public and the Reserve Bank of India, divestment of equity holdings in the public sector enterprises, divestment of equity holding in public sector enterprises. मतलब जो enterprises are fully owned by the public, fully owned by the government, वहां पे government क्या करती है, अगर उन्हें पैसों की जरूरत होती है तो कुछ हिस्सा उस पर्टिकुलर होल्डिंग का वो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, एंड इन रिटर्न द पब्लिक इज गोइंग टू पे द गवर्नमेंट. कुछ हिस्सा बेच दिया तो पब्लिक विल गिव
मनी इन रिटर्न, तो उसे हम बोलते हैं डाइवेस्टमेंट। ओके, loans received from foreign governments and other foreign bodies, state deposit funds, special deposits, etc. Okay, so loans, borrowings, funds, divestments, etc. all this forms part of the capital receipts of a government. तो capital expenditure क्या है? Let us see. Capital payments refer to capital expenditure on various development projects. जो हम बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देखते हैं, बिल्डिंग ऑफ वेरियस डैम्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, रोडवेज, रेलवेज, कनाल्स एक्सेट्रा, बहुत सारा एक्सपेंडिचर इनकर होता है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। उसे हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो खर्चा तो हम आज इनकर कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में जो हमें बेनिफिट मिलते हैं वो बहुत सालों तक मिलते हैं, राइट? इन्वेस्टमेंट्स बाय द गवर्नमेंट, loans given to the state government and government companies, corporations and other parties. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है, या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट को जो लोन देती है, that also forms part of the capital expenditure. Besides, it includes expenditure on social and community development, defense and general services. Okay, तो ये सब forms part of the capital expenditure of a country. Okay, तो हमारा जो सेंट्रल बजट होता है बच्चों, इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, revenue and capital budget. All right, now let us see what are the different types of budget. Primarily तीन तरह के बजट्स होते हैं बच्चों. Let us see. Balance budget, surplus budget and deficit budget. As their name suggests, ये बहुत ही सिंपल है. Balanced budget, इसका क्या मतलब होगा? जहां पे जो हमारा एक्सपेंडिचर है और जो हमारा इनकम है ये इक्वल है, तो हम इसे कहेंगे बैलेंस्ड बजट. Let us read. Balanced budget. Government budget is said to be balanced when estimated revenue and expenditure are equal. That is, government receipt is equal to government expenditure. The concept of a balanced budget was advocated by classical economics like Adam Smith. It was considered as a neutral in its effect on the working of the economy, and hence they regarded it as best. However, modern economics believe that the policy of a balanced budget may not always be suitable for the economy. The modern governments are welfare entities and hence they cannot keep their expenditure at the level of the receipts. हमेशा हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो रिसीट से इक्वल है, कैसे रखेंगे? अगर हम एक्सपेंडिचर ज्यादा इनकम नहीं करेंगे तो हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसे डेवलप होगी? सो इसीलिए बिकॉज मॉडर्न जो इकोनॉमीज है वो वेलफेयर ओरिएंटेड है, उन्हें ग्रोथ चाहिए, उन्हें प्रोग्रेस चाहिए, तो इसीलिए वो बैलेंस्ड बजट नहीं प्रेजेंट कर सकती है. सो दिस इज प्राइमरीली अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट. जनरली बैलेंस बजट हमें नहीं देखने मिलता है. नेक्स्ट बजट होता है सरप्लस बजट. अभी सरप्लस मतलब क्या? एज द नेम सजेस्ट, हमारा जो रेवेन्यू है वो ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो देयर इज अ सरप्लस. गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी सरप्लस when estimated government receipts are more than the estimated government expenditure. That is, anticipated receipts are more than estimated government expenditure. अब ये कहाँ हो सकता है बच्चों? ये सिर्फ गिने चुने डेवलप्ड कंट्रीज में ही हो सकता है, अदरवाइज ये बजट भी बहुत ही रेयर है. A surplus budget may prove useful during the period of inflation. अब बच्चों इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? महंगाई. देखो आगे क्या लिखा है. In the period of inflation, there is a tendency for prices to rise rapidly, right? This needs to be checked, particularly in the interest of those who have less or fixed income. The rise in the prices can be checked by lowering the level of effective demand in the economy. This can be done by increasing taxes, which would increase the revenue of the government and reduce the purchasing power of the people. As a result, aggregate demand will fall, leading to downward movement in the price level. Thus, inflationary pressures can be controlled. अब इसका क्या मतलब होता है? Let us see. अब अगर हमारे पास बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है that prices जो है ना वो बहुत ज्यादा हाई है. अब बच्चों याद करिए पहले वाले डिमांड और सप्लाई के लेक्चर्स. जब भी प्राइस बढ़ती है इसका रीजन क्या हो सकता है? That the demand is more than the supply. डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, राइट? तो यहाँ पे डिमांड जो है
वो ज्यादा होती है और जो सप्लाई होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है, इसीलिए प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अब डिमांड कहां से जनरेट होती है बताइए मुझे? डिमांड जनरेट होती है बाय पीपल लाइक यू एंड मी, राइट? कंज्यूमर्स है जो डिमांड जनरेट करते हैं। अब हमारे पास डिमांड जनरेट करने की कैपेसिटी कहां से आती है? बिकॉज हमारे पास इनकम है, हमारे पास पैसा है, जिसे हम कहते हैं परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर मतलब क्या? इन शॉर्ट ये हमारा इनकम है। डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो हमारा टैक्स कटने के बाद पैसा बचता है, that gives us the power to buy different things. When we buy, we are generating demand. Getting it? अब बच्चों, अगर ये परचेजिंग पावर को ही हम कम कर दे तो क्या होगा? परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, हमारे हाथ में अगर पैसा कम आएगा तो ऑब्वियसली हमारी जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी, isn't it? तो गवर्नमेंट ऐसे सिचुएशन में क्या करता है? जो लोगों की परचेजिंग पावर है इसे थोड़ा सा कम करते हैं, जो पैसा मार्केट में उसे थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो आरबीआई की मदद से ऐसे कुछ फिस्कल पॉलिसीज, फिस्कल मेजर्स गवर्नमेंट लेता है जिससे जो पैसा है ना मार्केट में उसे कम किया जाए। सो वन ऑफ दोज मेजर्स इज बाय इंक्रीजिंग द टैक्स रेट्स या बाय चेंजिंग द मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स। ये सब रेट्स जब चेंज हो जाते हैं या फिर ये जब इंक्रीज हो जाएगा टैक्स, तो क्या होगा? हमारे हाथ में जो पैसा है वो कम आ जाएगा, और अगर पैसा कम है तो ऑब्वियसली हम डिमांड कम करेंगे, और डिमांड जब धीरे धीरे कम होते जाएगी किसी भी कमोडिटी की, तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस भी कम होती है, और अगर प्राइस कम हो जाती है तो इन्फ्लेशन कैन बी केप्ट इन चेक। ओके, ये मैंने आपको बहुत बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है बच्चों। देयर आर मेनी अदर फिस्कल मेजर्स दैट आर टेकन टू कंटेन इन्फ्लेशन, बट आपके लेवल पे समझने के लिए मैंने आपको इस तरह से समझाया है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। बच्चों, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ रहे हैं, डू हिट द लाइक बटन, do subscribe and do share these lectures with your friends and colleagues. बच्चों, in a classroom setup, I can understand from your expressions that how are you finding the lectures. But in this particular setup, it is difficult for me to understand unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. थैंक यू सो मच। और तो जब सरप्लस बजट होता है तब गवर्नमेंट इस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। व्हाई? बिकॉज जब सरप्लस बजट है इसका मतलब बहुत ज्यादा इनकम ऑलरेडी है गवर्नमेंट के पास। लेट अस रीड। However, a surplus budget should not be used in situations other than inflation, as it may lead to unemployment and low levels of output in the economy. ऑलराइट, अब ये ऐसा क्यों कहा गया है बच्चों? बिकॉज किसी भी कॉइन के दो हिस्से होते हैं। जब भी डिमांड कम हो जाएगा, इसका क्या मतलब है? अगर डिमांड कम हो जाती है, इनडायरेक्टली कहां पे इंपैक्ट जाएगा? ये इंपैक्ट हो जाएगा हमारे इंडस्ट्रीज पे, हमारे प्रोडक्शन को भी हमें कम करना पड़ेगा ना अभी, बिकॉज बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर देंगे और डिमांड कम रहेगी तो नहीं चलेगा। दैट इज वाई प्रोडक्शन भी धीरे धीरे हमें बैलेंस करना पड़ेगा एज कंपेयर टू द डिमांड। प्रोडक्शन अगर हम कम करेंगे इसका मतलब धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कम होगी। इतने सारे एम्प्लॉयज की भी जरूरत नहीं है अगर प्रोडक्शन ही कम चाहिए तो, है ना? सो दिस इज अ विशियस साइकिल। गवर्नमेंट को बैलेंस करना है, इतना ज्यादा डिमांड को कम नहीं कर देना है कि इट इज गोइंग टू अफेक्ट दीज इंडस्ट्रीज। तो हमारे जो इंडस्ट्रीज है वो भी बराबर से फ्लरिश होने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जो इन्फ्लेशन है दैट आल्सो हैज टू बी कंटेन्ड। दैट इज व्हाई जो आरबीआई पॉलिसीज होते हैं दे वर्क अ वेरी वेरी टाइट रोप, बिकॉज दे हैव टू कीप अ बैलेंस बिटवीन ऑल दीज वेरिएबल्स। गेटिंग इट? चलो, लास्ट हमारा जो बजट है बच्चों, जो कॉमनली हमें इंडिया में देखा जाता है, दैट इज डेफिसिट बजट। एज द नेम सजेस्ट, हमारा जो एक्सपेंडिचर है दैट इज गोइंग टू बी मोर देन द रेवेन्यू, तो हम कहते हैं डेफिसिट बजट है। गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी डेफिसिट व्हेन एंटिसिपेटेड रिसीट्स आर लेस देन द एस्टिमेटेड expenditure. That is, anticipated government receipts are less than estimated government expenditure. A deficit budget may prove useful during the period of depression. जैसे कि हमने ऊपर देखा, इन्फ्लेशन में हमें सरप्लस बजट चाहिए और डेफिसिट बजट का यूज हम डिप्रेशन में कर सकते हैं। वो कैसे? लेट अस रीड फर्स्ट।
In the period of depression, all economic activities are at low level. Depression मतलब क्या? बिल्कुल भी कोई भी डिमांड ही नहीं है, सब जो धंधा है वो बहुत ज्यादा स्लो पेस पे चल रहा है, जिसे हम कहते हैं मंदी चल रही है, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिप्रेशन, राइट? This can be checked by increasing government expenditure by borrowing money to deficit financing. This will increase employment and aggregate effective demand for goods and services, which would encourage further investment. In modern times, deficit budget is the most commonly implemented policy of any government. तो डिप्रेशन है, बिल्कुल भी जनरेट नहीं हो रही है डिमांड, तो ऐसे सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए? तो गवर्नमेंट क्या करती है? जब भी डिप्रेशन की सिचुएशन होती है, गवर्नमेंट विल क्रिएट डिमांड, गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज बाय करती है ताकि हमारे जो इंडस्ट्रीज है इन्हें ज्यादा आउटपुट करना पड़े, और जैसे जैसे इंडस्ट्रीज में आउटपुट होगा, प्रोडक्शन होगा, देन ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगे, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगे, देन वी विल हैव इनकम, एंड इफ वी हैव इनकम देन ऑब्वियसली वी विल स्पेंड, और अगर हम स्पेंड करेंगे तो डिमांड भी जनरेट होगी। प्लीज रिमेंबर, कोई भी एक फैक्टर अफेक्ट नहीं होता है, दिस इज अ साइकिल। सो बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स को हम अफेक्ट करते हैं। सो अगर डिप्रेशन से बाहर निकलना है तो भी गवर्नमेंट अलग अलग मेजर्स ले सकती है। आगे क्या है देखो, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया हैव कंसिस्टेंटली रिसोर्टेड टू डेफिसिट बजट टेक्निक फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिकॉज हमें एक्सपेंडिचर करना ही पड़ता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, हमें अलग अलग डिमांड्स जनरेट करने पड़ते हैं, तो एक्सपेंडिचर ज्यादा ही होता है। दस डेफिसिट बजट इंपॉर्टेंट है डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। तो तीन प्रकार के हमने बजट्स यहाँ पे देख लिए बच्चों, बैलेंस बजट, surplus budget and deficit budget. Let us move to the last part, that is importance of budget. Union budget is important because it affects the people and economy in general in a number of ways. Taxes are most interesting part of any budget. Taxes determine the fate of businesses and individuals. Taxes बहुत ही important होते हैं because as individuals directly हमें वो impact करते हैं, right? The level of disposable income of the taxpayers depends on tax rates presented in the budget. So what is the disposable income? हमारे income में से जब हम tax को deduct कर देते हैं, जो हमारे पास बचता है, that is our disposable income. Government expenditure on various heads such as defense, administration, infrastructure, education and healthcare, etc. affects the lives of the citizens and overall economy. और भी बहुत सारे जो sectors है जहाँ पे हमारे budget में funds allocate होते हैं, जैसे health, education, infrastructure, etc. ये क्या है? दिस इज फॉर एनहेंसमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी इन जनरल। हमारे कंट्री को प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की ओर लेके जाने के लिए ये सारे खर्चे करना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज व्हाई बजट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द country. Also, budget is important because governments use it as a medium for implementing economic policies in the country. Budgetary actions of the government affect production, size and distribution of income and utilization of human and material resources of the country. मतलब जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज है उन पे भी इम्पैक्ट होता है गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज का, एंड ऑब्वियसली व्हेन इट अफेक्ट्स द इंडस्ट्रीज इट इज गोइंग टू अफेक्ट द एम्प्लॉयमेंट दैट दोज सेक्टर्स जनरेट, एंड इन टर्न it is going to affect the public at large. All right, thus the scope and importance of public finance in a modern economy has undergone an immense change since last 100 years. So here we come to an end of this chapter बच्चों. I hope आपको सारे concepts बहुत ही अच्छे से समझ गए हैं. अगर lectures अच्छे लग रहे हैं, don't forget to hit the like button and share with your friends and colleagues. मिलती हूँ आपको next lectures में. Till then, take care. Bye bye.